ये क्या चीज़ है जो हमारे बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखावे। केमिस्ट्री केमिस्ट्री के पेपर से डर रहे हो तुम? मैं तो ये कह रहा हूँ जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना मेरा भाई, तुम्हें पता मैं कैसा पढ़ाता हूँ? जो मेरे से पढ़ते हैं उन्हें सबको पता है मैं कैसा पढ़ाता हूँ। मैं जो भी पढ़ाता हूँ ऐसा पढ़ाता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा बस। ये सॉल्यूशन चैप्टर है, इसमें जिसने अभी तक कुछ भी ना ही पढ़ा ना मेरे भाई, वो ये मैं 40 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? सिर्फ 40। अगर उन 40 क्वेश्चन में से कहीं और से कुछ आ गया ना तो तब बताइयो भाई कि कैसा पढ़ाता है तो। ठीक है दोस्तों, एक करके क्वेश्चन करेंगे। ऐसा भी हो सकता है मैं 20 क्वेश्चन इस वीडियो में ले लूँ, 20 अगली में, ठीक है भैया? और ऐसा भी हो सकता है कि मैं सारे क्वेश्चन इसी में करा दूँ। चलो अब एक एक करके क्वेश्चन निपटाते हैं भाई। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गैस ए इज मोर सोल्यूबल देन गैस बी एट सेम टेम्परेचर। ये कह रहा है कि गैस ए ज़्यादा सोल्यूबल है गैस बी से। विच वन ऑफ द टू गैसेस विल हैव द हायर वैल्यू ऑफ के एच? के एच होता है हेनरी कांस्टेंट। तो हेनरी ने बताया था भैया सॉल्यूशन में इतना डाल दियो, सॉल्यूशन में डाल दियो। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हेनरी चाचा ने क्या कहा था कि सोल्यूबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरी कांस्टेंट। अब उसने क्या कहा देखो, इसका मतलब ये है अगर सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है तो हेनरी कांस्टेंट कम है, और सोल्यूबिलिटी कम है तो हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा है। अब ऊपर जाके देखो, ये देखो ए इज़ मोर सोल्यूबल, यानी कि ए की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? ए का जो के एच है वो कम है। सीधा सीधा लिख लो, देयरफॉर के एच ऑफ ए इज लेस देन के एच ऑफ बी अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। तुम्हारा आंसर हो गया ख़त्म, ठीक है? अब इसका सेकंड पार्ट है, ये रहा। ये देखो सेकंड पार्ट इतना चूरन है, इससे ज़्यादा आसान अगर कुछ है तो मुझे बताओ फिर। इन अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही होगा। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन शोज द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स? भाई एजोट्रोप्स की जहाँ भी बात आ जाए ना, एजोट्रोप्स में दो चीज़ें होती हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप्स, एजियोट्रोप्स, ठीक है? डॉट लगा दिया मैंने। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स, ठीक? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बता क्या दिखाएगा? मैक्सिमम वाला दिखाएगा नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन भाई राइटिंग। और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप दिखाएगा पॉजिटिव डेविएशन। अब उसने क्या कहा है? व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन शोज द मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वाला कहेंगे नेगेटिव डेविएशन, आंसर। ठीक है, आगे बढ़ूं? मैं ये कह रहा हूँ बस ये 40 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ये जिसने नहीं करे ना वो पछताएगा भाई मेरे, पहले बता रहा हूँ, पछताएगा, बहुत बुरा पछताएगा। चलो इसका अब क्या करते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलो चलो इसे ख़त्म कर दिया मैंने, ये ले भैया। ठीक है भैया, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 ग्राम ईच ऑफ टू सोल्यूट, दो सोल्यूट है ए और बी, आर डिजोल्व सेपरेटली इन 50 ग्राम ईच ऑफ द सेम सॉल्वेंट। देखो सॉल्वेंट जो है सेम है, विच विल शो ग्रेटर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। याद रखना डेल्टा टी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। डेल्टा टी बी होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोलर मास के। यानी कि तुम ये कह सकते हो जिसका मोलर मास कम होगा, ये चीज़ नीचे वाली कम होगी, वो ज़्यादा दिखाएगा। अब यहाँ दिया नहीं है, हाँ इसमें क्वेश्चन में ये है कि मोलर मास ऑफ ए इज लेस देन मोलर मास ऑफ बी। तो अब तुम ये बताओ बच्चों, मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, बेटा दाढ़ी दाढ़ी कब आएगी तुम्हारे? हाँ भैया ये बताओ, मास किसका कम है? ए का, तो टी बी किस में ज़्यादा होगा? देयरफॉर ए विल शो, बस ऐसे ही आंसर लिख दो जैसे लिख रहा हूँ ना, बाकी नंबर मेरे से ले लो अगर एक भी नंबर कट गया। ए विल शो ग्रेटर डेविएशन,
greater deviation in boiling point, in boiling point। अगर वीडियो अच्छे लगे ना, वही पहले की तरह तुम शेयर भी करते हो और कमेंट, मुझे जिंदा कमेंट चाहिए, जिंदा कतई। पर हिंदी में राइटिंग अच्छी नहीं आ रही भाई मेरी है। जिंदा कमेंट, वीडियो अच्छी लगती ही। ठीक है, ये देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं बता रहा हूँ, सीधे सीधे 2-2 नंबर में, ये 1-1 नंबर में। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाँ भैया, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। ये क्या है? अबे कहाँ चला गया हमारा ब्रश ब्रश ब्रश। इम्पोर्टेंट ऐसी तो लिखते हैं इम्पोर्टेंट। अब तुम लिखोगे इसमें सॉल्यूशन में आइसो, मतलब आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो मतलब सेम, सेम टोनिक, सेम टोनिक दिया, जैसे खुराक देनी है ना, सेम खुराक दे दी भैया। ऐसे सॉल्यूशन जिनका सेम ओस्मोटिक प्रेशर होता है, तो तुम लिखोगे टू सॉल्यूशन हैविंग सेम osmotic pressure at given temperature। ये तो धिंगे से भी लगा दे करो, जबरदस्ती घुस दिया करो गिवन टेम्परेचर तो सारे काम जितने भी होते हैं ज़्यादातर एक ही टेम्परेचर पे होते हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर और कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन 3-4 क्वेश्चन है ये 1-1 नंबर में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब हम चलेंगे 2-2 नंबर की तरफ। ठीक है, चले भाई आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है गैस इज मोर सोल्यूबल। अच्छा, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो कोई नहीं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भैया अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसे ध्यान से देखो, ये अब नागिन बनने वाला है। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 4 ग्राम ऑफ MgSO4 वाज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। बस एक चीज़ अपने दिमाग में घुस कर रख लो, पानी का देखो, पानी का तुम्हें पता है पानी कितने डिग्री पे बॉईल होता है? 100 डिग्री पे हो जाता है। अब होता तो 100 डिग्री पे ही है, लेकिन अगर उसमें हम कुछ और डाल देना भैया, देखो इन्होंने क्या डाल दिया इसमें, ग्राम MgSO4 डाल दिया। जब भी इसमें कुछ चीज़ डलेगी ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी कि 100 में कुछ ऐड हो जाएगा ज़रूर। ये देखो मैंने इसका फॉर्मूला ऊपर लिखा है। तो अब जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना इसका, TB = 100 डिग्री प्लस डेल्टा TB। आगे बात भेजे में, तो यानी कि मेरा मकसद है डेल्टा TB निकालने का। ठीक है दोस्तों, और कंप्लीट आयनाइजेशन, जहाँ भी कंप्लीट आयनाइजेशन दे दे, इसका मतलब ये है MgSO4 जो है, कंप्लीट आयनाइजेशन का मतलब है MgSO4 पानी में डलता ही टूट गया, Mg+2 में और SO4 2- में। और टूटते ही ये कितनी, पहले 1 यूनिट थी, अब कितनी बन गई? 1 ये और 1 ये, तो I की वैल्यू 2 हो गई तुरंत। ठीक है भैया, आगे बात भेजे मैं, तो इसलिए दिया है जहाँ भी कंप्लीट आयनाइजेशन दे दे दोस्तों, तो ये समझ जाना कि I की वैल्यू जितना भी उसमें टूट जाएगा। चलो अब क्वेश्चन करना शुरू करो। हेयर, सबसे पहले लिखो हेयर I = 2 और ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि MgSO4 गोज, MgSO4 आयनाइजेज कंप्लीटली, क्योंकि भैया पूरा पूरा टूट गया, मैं तो टूट गया यार ये तो वही वाला सीन हो गया इसके साथ। अब I निकल गया, K भी दे रखा है इन्होंने, ये रहा Kb फॉर वाटर 0.52। M क्या होता है तुम्हें पता? छोटा m होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू, मोलैरिटी का फॉर्मूला बचपन में सिखा दिया था मैंने तुम्हें, मास अपॉन मोलर मास। जी असल में देखो, मास अपॉन मोलर मास क्यों लिखा मैंने, छोड़ो तुम्हें तो बिल्कुल हाथ पकड़ के सिखाना पड़ता है भाई। देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ सोल्यूट, जो डाला, और किस में डाला, सोलवेंट में। इस फॉर्मूले को बिल्कुल ऐसे ही रटना है जैसे बता रहा हूँ, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, केजी में भैया, केजी में। अब वो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है भैया, 4 ग्राम, मोलर मास कितना है, 120 ग्राम दे दिया। चलो ये भी अच्छा दे दिया, निकालना नहीं पड़ा, वरना निकाल लेते। मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का मास कितना है, 100 ग्राम, लेकिन केजी में कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर दो। ये लो दोस्तों, ये कैसा हो जाएगा, 4 × 1000। ये भी मैं सिखाऊंगा बच्चों की चीज़, जानी ये खेलने की चीज़ नहीं है। ये आ गई 1/3। अरे ये कहाँ से आ गया, ये हमारा निशान इधर भेज दो, चलो रिकॉर्डिंग वाला, 1/3। अब रख दो पुट इन फॉर्मूला, देयर फोर डेल्टा टी बी। भैया अगर पसंद आए तो अभी ठोक का कमेंट करना, ठोक का कह रहा हूँ, रोक के, वीडियो को रोक के कमेंट करना अभी। आई की जगह डालो 2, इसकी जगह डालो 0.52, इसकी जगह डालो 1/3, तुम्हारा आ जाएगा 0.347। अब पानी का डबलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, टी बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला ऊपर लिखा हो देखो, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस डेल्टा टी बी। ऐसे तो कोई भी नहीं समझाने का, हाथ पकड़ का भैया। 100 डिग्री प्लस डेल्टा टी बी 0.347, कितना आ जाएगा, 100.347 डिग्री सेल्सियस। इसे केल्विन में बनाना है तो इसमें क्या ऐड करते हैं, 273 ऐड करते हैं। ध्यान रखना, जहाँ भी सेल्सियस को केल्विन में बनाना हो 273 ऐड कर देना उसमें, तो ये हो जाएगा 373.347 केल्विन। आंसर है तुम्हारा। तुम्हारे कितने नंबर पक्के हो गए, बिल्कुल 3 नंबर गारंटी के मैं लिख के दे रहा हूँ तुम्हारे। इतना सा क्वेश्चन करते 3 नंबर पक्के हो गए। अब मुझे ये बताओ, मुझे अगली वीडियो बनानी है नहीं बनानी भैया, मुझे बिल्कुल सही बताओ, अगर तुम्हारे समझ में आ रही है तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बना रहा। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा टाटा बाय बाय। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्वेश्चन तो कर लिए हमने बिल्कुल प्यार के साथ। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन मिक्सिंग एल लिक्विड एक्स एंड लिक्विड वाई, 2 लिक्विड मिक्स कर दिए भैया, रिजल्टिंग वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेज। वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, इसका मतलब कैसा डेविएशन है ये पूछ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ इज शोन बाय। डिक्रीज हुआ तो तुम लिख देना कि ये कौन सा डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है भैया। व्हाट चेंज इन द टेम्परेचर वुड बी ऑब्जर्व, देखो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि हीट निकलेगी, और जहाँ हीट निकलती है वहाँ टेम्परेचर बढ़ता है, या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। नेगेटिव डेविएशन है, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन will be increased, will increased, इंक्रीज लिख देना, तुम तीर मत बना दियो भाई, ठीक है। देयरफॉर टेम्परेचर विल बी इंक्रीज्ड, भैया टेम्परेचर बढ़ेगा, सीधी बात है। तो भैया ऐसे करने हैं सारे क्वेश्चन, ऐसे करवा दूंगा तो मैं पता भी नहीं चलने का कि किस तरह से क्वेश्चन ख़त्म हो गए। ठीक है दोस्तों, सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका, इसका सेकंड पार्ट है, ये कह रहा है व्हाट हैपन्स व्हेन वी प्लेस द ब्लड सेल इन वाटर। वाटर में हमने क्या डाल दी, ब्लड सेल डाल दी, ये रही, तो ये क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी। वो कह रहा है रीज़न दो क्यों फूलेंगी, तो क्यों फूलेंगी तुम्हें पता है, ओस्मोसिस की वजह से फूलती हैं ये। जैसा वो भी डाल देते हैं ना उसमें, किशमिश डाल देते हैं, वो फूल गई। तो तुम क्या लिखोगे, ब्लड सेल इन वाटर, ब्लड सेल इन वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ 40 क्वेश्चन ऐसे छांट के लाया हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ठर्रा रख के लाया हूँ एकदम। तुम एकदम दावे के साथ कह सकते हो
कि हाँ भी इनमें से आएगा। बिलेट्स इन वाटर विल स्वेल अप, क्या हो जाएंगी वाटर में जाके, वो स्वेल अप यानी कि सूज जाएंगी, मोटी हो जाएंगी। स्वेल अप ड्यू टू ऑस्मोसिस। ये देखो 3-3 नंबर के हैं और बिल्कुल परफेक्ट आंसर लिखवा रहा हूँ मैं तुम्हें, पूरे के पूरे तीन। 1.5 यहाँ, 1.5 यहाँ दे देगा, 1.5 यहाँ दे देगा। ये लो तुम्हारा काम बनता, और भैया भाईजान के कहना अपना काम बनता। और बाकी आगे आगे को तुम कह दो, मैं नहीं कहने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें सीधा सीधा ये कह रहा है क्वेश्चन में, देखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है भैया, ब्रुश रहेगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास। 30% तो है उसमें बेंजीन, 30% बेंजीन है, तो बचा हुआ कितना है भाई। देखो दूसरी चीज़ क्या है उसमें मिली हुई, कार्बन टेट्राक्लोराइड। भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, 70% कार्बन टेट्राक्लोराइड है, यही तो कह रहा है बस, और कहना क्या उसका। वो कह रहा है मोल फ्रैक्शन निकालो बेंजीन के। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला तुम्हें पता है। मोल फ्रैक्शन अगर बेंजीन के निकालने हैं तो ऊपर तो रखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन और नीचे रखो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4। अब दोनों के नंबर ऑफ मोल चाहिए भाई। देखो नंबर ऑफ मोल चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। अब उसने मास पास नहीं दिए, चलो मोलर मास तो हमें पता है। बेंजीन का कितना है, C6H6 बेंजीन का है। देखो कार्बन का 12 होता है तो 12 गुना 6 प्लस, और हाइड्रोजन का 1 होता है तो ये हो जाएगा 78, ठीक है। ऐसे ही इसका निकाल लो कार्बन टेट्राक्लोराइड का, ठीक। कार्बन का होता है 12 और क्लोरीन का होता है 35.5। इससे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा कुछ 154 के करीब आएगा ये। तो दोनों के मास है, मॉलिक्यूलर मास। अब मास कितना है, अब ये देखो उसने बोला 30% और 70% का हिसाब है भाई। अगर मान लिया हमने सॉल्यूशन का मास जो है, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 100 ग्राम है। सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, उसमें 30% बेंजीन है तो बेंजीन का मास कितना हो गया, 30 ग्राम। देयरफॉर मास ऑफ बेंजीन, अगर ऐसे कहीं दिया ना हुआ करे ना मास पास कितना दिया है तो 100 मान लिया करो, परसेंटेज दी हो तो आसान हो जाता है। बेंजीन 30 ग्राम हो जाएगा। देयरफॉर मास ऑफ कितना, CCl4 इज इक्वल्स टू 70 ग्राम। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मोल निकालो दोनों के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू, NB लिख लो, NB इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। बेंजीन का मास कितना है, 30 और मोलर मास ये देखो 78। कितना आया भैया, कैलकुलेट कर लो इसे, ये आएगा 0.38 के करीब, ठीक। अब आते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स, बिल्कुल एक एक स्टेप ऐसे लिखा रहा हूँ जैसे पेपर में लिखोगे। इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसका मास कितना है 70 और मोलर मास ये देखो ये 154, ये रहा, नीचे 154 रख दो। इसका आंसर कितना आएगा 0.45। ये तुम्हें कैलकुलेशन खुद करनी है, कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तुम्हें। देखो NB तो ये हो गया, देयरफॉर NB यानी कि मोल ऑफ बेंजीन कितने हो गए 0.38 और NCCl4 कितना हो गया, CCl4 इज इक्वल्स टू 0.45। क्या चाहिए, XB आंसर पूछ रहा है। XB इज इक्वल्स टू, जिसका निकलना है उसके मोल तो नीचे ऊपर रखो और बाकी नीचे रखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो टोटल नंबर ऑफ दोनों के ऐड हो जाएंगे। CCl4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.38 डिवाइडेड बाई
0.38 प्लस 0.45। कैलकुलेशन तो तुम्हारे हाथ में, जल्दी जितनी जल्दी कैलकुलेशन करोगे तो तुम आंसर जल्दी लेके आओगे। ये लो भैया 0.461। खुद से कैलकुलेट करके ज़रूर देखना, मेरा तो ये कहना है तुम्हारे से। क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे, बार बार कह रहा हूँ। वो फिर बाद में पछताना मत। जिसने मेरी वीडियो देखी नहीं है अपने दोस्तों को शेयर नहीं करी भैया, ठीक है भैया? क्या भैया? देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा है इम्पोर्टेंट। ये समझ लो कि जो डेफिनेशन है ना ओस्मोसिस की, ओस्मोसिस और ओस्मेटिक प्रेशर की डेफिनेशन ज़रूर आती है, ज़रूर। ओस्मोसिस में इतना लिख देना सिर्फ, हेडिंग डाल के ओस्मोसिस। कुछ नहीं होता इसमें, सोलवेंट जो सोलवेंट होता है ना उसका फ्लो होता है, सोलवेंट का फ्लो। कहाँ से कहाँ तक? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक। सोलवेंट का फ्लो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है? तो चलो मैं तुम्हें इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। ये लिखो, इसमें ये डाल देना सिर्फ फेनोमेना ना, द फेनोमेना यानी कि द प्रोसेस लिख दो। द प्रोसेस या द फेनोमेना इन विच क्या होता है, सोलवेंट मॉलिक्यूल कहाँ जाते हैं? सोलवेंट मॉलिक्यूल फ्लोज फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर। ऐसे कि ऐसे रट डालो इसे बस, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन, ठीक है? थ्रो, अब आगे ये चीज़ और ऐड कर देना इसमें बस, थ्रो एसपीएम। एसपीएम होती है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होती है झिल्ली टाइप, उससे पास होते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है? अब आता है ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर इससे रिलेटेड है कि ओस्मोसिस को प्रिवेंट नहीं होने देना, बस प्रिवेंट करना है ओस्मोटिक प्रेशर यानी कि द प्रेशर। अब वाटर है भाई, जो जितनी भी वाटर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन्हें कहते हैं हाइड्रो। तो जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा ना, वाटर द्वारा जो लगाया जाएगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाई, किसने लगाया? एक्सर्टेड बाई सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ने जो वो लगाया प्रेशर, विच इज़ जस्ट सफिशिएंट, जो इतना है काफ़ी है उसको प्रिवेंट करने के लिए, विच इज़ जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। इन दोनों डेफिनेशन को बिल्कुल ऐसे कॉपी कर लो और इसे लर्न कर लो डायरेक्ट। पहला वाला क्या है? ओस्मोसिस क्या है? ओस्मोसिस है सोलवेंट मॉलिक्यूल का फ्लो, सोलवेंट मॉलिक्यूल का फ्लो है कहाँ से कहाँ? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, इसे ज़रूर डालना है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक, थ्रो एसपीएम। ये भी लाइन बस, इसको तो ऐसे कि ऐसे याद करनी है एग्जैक्ट। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट ऑस्मोसिस। द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्यूशन विच इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, ठीक है? अब अगला पार्ट क्या है इसका? ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर एज कंपेयर टू अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? भाई हमने और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी दो तीन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वो चीज़ें क्यों नहीं ली जाती? ऑस्मोटिक प्रेशर को क्यों कंपेयर किया जाता है? क्योंकि पता है क्या होता है, इसका एडवांटेज ये है कि इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी इस्टेब्लिश हो जाता है और जल्दी रिजल्ट निकल जाते हैं, ठीक है? तो इसमें तुम लिखोगे कि भैया द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर एज कंपेयर टू अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज is the equilibrium is established very quickly, hence results are obtained in very short time, ठीक है?
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट रोल्ट लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। भाई वोलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं? वोलेटाइल का मतलब होता है उड़ जाना, जो उड़ सकते हैं, मतलब भाप बन के गायब, ठीक है, वो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। कंपोनेंट्स टेकिंग ए सुटेबल एग्जांपल। देखो रोल्ट लॉ होता क्या है, जैसे सपोज करो एक सॉल्यूशन है, उसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट है, भाई हमने वाटर भी मिलाया, उसमें कुछ और चीज़ मिला दी, तो दो चीज़ें हो गई, नहीं हो गई? तो दोनों चीज़ें क्या करेंगी, अपना वेपर प्रेशर लगाएंगी। अब उसने ये तो कहा था भैया फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, कि एक वोलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हर कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा, दो कंपोनेंट है तो हर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जैसे सपोज करो दो चीज़ें हैं, ए है और बी है, तो पी ए क्या हो जाएगा, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पी बी है तो पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। ये बताया था, बस इतना सा काम करना है इसमें। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम, पहले से पूरा करो। चलो यहाँ पे तुम क्या लिख दो, वेयर, जब तुम इसे कंप्लीट करोगे तो नीचे ए भी लिख देना कि वेयर पी ए इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। भाई दो कंपोनेंट है तो दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, कंपोनेंट ए, ठीक है भैया। और इधर लिख देना पी बी जो है वो पार्शियल प्रेशर है किसका, ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है। और एक्स से क्या है, एक्स से इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। देखो फ्री के नंबर है, ये हमें पता है, बस लिख के जाना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और ये दूसरा वाला क्या है, एक्स बी, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब ये बिल्कुल कंप्लीट डेफिनेशन हो गई। यहाँ से लेकर रोल्स लॉ की हेडिंग डाल दी, हेडिंग डालने के बाद इसमें ये लिख दिया डेफिनेशन। फिर ये होता है लॉ अगर दो कंपोनेंट हैं एयर बी, और इसका ये पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट देखो, अब देखो इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, चलो इसे डिलीट करो पहले, तो हटाओ इसे। सेकंड पार्ट में सीधा सीधा ये है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। भाई पॉजिटिव डेविएशन कब होगा, तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है, पॉजिटिव डेविएशन भाई रॉल्स लॉ कब होता है, जब हम एक से ज़्यादा कंपोनेंट को मिलाते हैं। पहले उनके प्रेशर थे कुछ, लेकिन सॉल्यूशन में डलने के बाद उनके प्रेशर अलग अलग हो गए। अब हमने सोचा तो कुछ और था कि ये प्रेशर आएगा, लेकिन आया क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा आया। जब भी हम ये सोच रहे हैं कि इसका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इसका सॉल्यूशन का इतना आएगा, मान लिया 50 आएगा, और आया कितना 60, तो ज़्यादा आया ना, तो इसी को कहते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन। अगर नेगेटिव होता तो वो कम आता, ठीक है भैया। तो इसमें तुम डेफिनेशन क्या लिखोगे, इफ़ द, पहले रेड ले लेते हैं चलो, इफ़ द वेपर प्रेशर, जो जो समझा रहा हूँ ना, जो जो लिखा रहा हूँ, ऐसे का ऐसे चार्ट डालो, बिल्कुल चार्ट लो इसे बिल्कुल चूरन समझ के। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बना, दो चीज़ें मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना है, ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन, हायर देन द एक्सपेक्टेड, जो हम सोच रहे थे उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर आया, हायर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर यानी कि रियल जो वेपर प्रेशर आया वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा आया, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। देयरफॉर का लो लिख देना, लो देयरफॉर फ्रॉम रोल्स लॉ, फ्रॉम रोल्ट लॉ
रोल्स लो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। देखो भाई, इतनी इतनी सी चीज़ें समझ में नहीं आ रही क्या तुम्हें? बिल्कुल हलवा रख के दे दिया मैंने तुम्हें। डेफिनेशन भी इतनी टॉप लिखा दी, समझा भी इतने अच्छे से दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे। कल डेविएशन, इसका एग्जाम्पल लिख दो, याद कर लेना दोनों के एग्जाम्पल। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है जब इथेनॉल में एसीटोन मिलाओगे। बिल्कुल रट के फेंक दो, ये बिल्कुल यूनिवर्सल एग्जाम्पल है। जो भी पूछे कि भैया बताओ पॉजिटिव डेविएशन कब आएगा, तो इथेनॉल प्लस एसीटोन, बस तुम्हारा आंसर खत्म। अगर कोई तुम्हारा एक नंबर भी काट ले तो फिर मैं मुझसे आके मिल लियो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर तो मैंने अभी बताया बिल्कुल तुम्हें। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? मतलब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप्ड बाई टू प्रिवेंट किसको? ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए। तो चलो, ये तो मैंने अभी बताया, इसको लिखाने की ज़रूरत है नहीं। अभी इसकी डेफिनेशन लिखाई मैंने। डिस्क्राइब हाउ द मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट। इसका सेकंड पार्ट क्या है? डिस्क्राइब हाउ द मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोमेटिक प्रेशर। इसमें सीधा सीधा ये कहना है इसका कि ऑस्मोटिक प्रेशर का इस्तेमाल करके हम मोलिकुलर मास कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या हो गया? तो तुम्हें एक चीज़ पता है कि अगर कोई हमारे पास फॉर्मूला है, चलो मैं ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लिखता हूँ। सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल्स टू CRT। मेरे पास अगर ये भी, इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू है, तो मैं इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो ये इनका कहना सीधा सीधा यही है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ करके इसका मैं मोलिकुलर मास कैसे निकालूंगा। तो देखो, पाई इज इक्वल्स टू CRT। सी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी होती है, सी को लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये क्या है? एन है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, वी को इधर पहुँचाओ, वी इज इक्वल्स टू NRT। तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास अपॉन मोलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, ऊपर आ जाएगा इनटू RT। अब हमें सब चीज़ पता है इस फॉर्मूले में। हमें पता है V की वैल्यू पता है हमें V, और हमें पाई की वैल्यू पता है। इसका मास हमने कितना डाला, R फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, नीचे से क्या आ जाएगा? मोलिकुलर मास निकाल लेंगे बस। तो ये फ़ायदा है कि हम उसमें आराम से ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला का यूज़ करके सीधा सीधा मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। बस ये बताना था, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट हेनरीज लॉ कोरिलेटिंग द प्रेशर ऑफ ए गैस एंड इट्स सोल्युबिलिटी इन अ सॉल्वेंट, मेंशन 2 एप्लीकेशंस फॉर द लॉ। हेनरी लॉ मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, पहले वाला क्वेश्चन थी था शायद उसका, हेनरी लॉ का। हेनरी लॉ का सीधा सीधा कहना ये है, हेनरी लॉ सबसे पहले डालो हेडिंग, हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ उन्होंने ये बताया था कि देखो, गैस का जितना ज़्यादा प्रेशर होगा ना, उतनी ज़्यादा सोलिबिलिटी होगी गैस के लिक्विड में, यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पहले तो टेम्परेचर फिक्स कर दो, टेम्परेचर फिक्स कर दो एट कांस्टेंट टेम्परेचर सोलिबिलिटी ऑफ गैस, ये है इम्पोर्टेंट। दिस सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन अ लिक्विड। गैस को लिक्विड में बोल रहे हैं, गैस इन अ लिक्विड is directly proportional to the प्रेशर ऑफ द गैस। गैस का जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे
प्रेशर ऑफ द गैस उतना ही ज़्यादा सोल्यूबल हो जाएगी गैस काहे में, लिक्विड में। ठीक है, अब इसके क्या है एप्लीकेशन, क्या क्या है इसकी एप्लीकेशन। तुमने एक चीज़ देखी होगी, जब तुम सॉफ्ट ड्रिंक खोलते हो, सॉफ्ट ड्रिंक, तो इसमें से क्या निकलते हैं, फिज़ निकलते हैं, फिज़ यानी कि ऊपर की तरफ को आता है, बुलबुले नहीं ऊपर से आते हैं ना नीचे से। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन में क्या लिखोगे, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो सॉफ्ट ड्रिंक में पता क्या करते हैं, वो डालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और वो भरते उसमें लिक्विड में कैसे डालते हैं, उसमें प्रेशर लगाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो गैस क्या है उसमें सोल्यूबल हो जाती है लिक्विड में। ठीक है, तो एक एग्जांपल तो ये दे देना कि भैया इन सॉफ्ट ड्रिंक्स प्रोडक्शन, सॉफ्ट ड्रिंक को बनाने में, सॉफ्ट ड्रिंक्स प्रोडक्शन में 2 एप्लीकेशन बोलें, एक तो ये हो गया और दूसरा क्या बोल दोगे, इन डीप सी डाइविंग, डीप सी डाइविंग जो गोताखोर होते हैं वो उसमें क्या लेके जाते हैं, हाइड नाइट्रोजन, उसके साथ हीलियम भर के लेके जाते हैं, जिससे कि वो जब नीचे जाएंगे प्रेशर ज़्यादा होगा। देखो सी लेवल में नीचे जाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा और वो खून में ज़्यादा मिक्स हो जाएंगी, फिर जब वो बाहर आएंगे, वो बाहर निकलेगी तो ज़्यादा पेन करेगी। तो इसलिए क्या करते हैं कि वो नाइट्रो उसमें थोड़ा सा हीलियम मिक्स करके लेके जाते हैं। ठीक है, हीलियम गैस। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। उसका कहने का मतलब ये है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन एग्जिबिट इधर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। ये तो हमने पहले पढ़ ही लिया था कि रोल्ट लॉ क्या कहता है, पॉजिटिव डेविएशन भी दिखाते हैं रोल्ट लॉ में, नेगेटिव डेविएशन भी। तो ये डेविएशन आते क्यों हैं, ये पूछ रहा है कि व्हाट आर दे कॉज्ड। बिल्कुल जैसे डेफिनेशन लिख रखी है ना, बिल्कुल ऐसे के ऐसे छाप देना। क्यों होता है ये, दीज डेविएशन आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ अनइक्वल इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। अनइक्वल अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो देखो किन किन के बीच, सोल्यूट डला है, सोल्यूट सोलवेंट के बीच में भी हो सकता है इन दोनों मॉलिक्यूल के, एंड सोल्यूट सोल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में भी फोर्स लगेगा, या सोलवेंट सोलवेंट मॉलिक्यूल के बीच में। इनके बीच में बराबर फोर्स नहीं लगता, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, कभी पॉजिटिव डेविएशन और कभी नेगेटिव डेविएशन। तो तुम सीधे डेफिनेशन ये लिखना बस आंसर, दीज डेविएशन आर कोज्ड बिकॉज ऑफ अनइक्वल इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, बस बिटवीन सोल्यूट सोलवेंट एंड सोल्यूट सोल्यूट और सोलवेंट सोलवेंट मॉलिक्यूल। अब इसके एग्जाम्पल भी रट लो दोनों के, एक एक एग्जाम्पल जरूर सबका याद रखो, पॉजिटिव डेविएशन का नेगेटिव डेविएशन का ज़रूर आते हैं क्वेश्चन। पॉजिटिव वाले का याद रखना, मीथेनॉल प्लस एसीटोन, रट के फेंक दो ये दोनों एग्जाम्पल, मीथेनॉल प्लस एसीटोन, एग्जाम में पक्का आएगा कह रहा हूँ मैं गारंटी से। नेगेटिव डेविएशन क्या है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, छाप दो भैया तुम्हारे 3 नंबर पक्के। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, डेल्टा टीबी वाले या डेल्टा टीएफ वाले। सॉल्यूशन सीधा सीधा क्या पूछ रहा है कि मोलर एक्वस सॉल्यूशन ट्राइक्लोरेट बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि, और बॉइलिंग पॉइंट में किस चीज़ की बात करिए, वांट ऑफ फैक्टर की। तो ये कहाँ पर आता है वांट ऑफ फैक्टर, एक फॉर्मूला है ना, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू आई के बी इंटू एम। तो ये वाला जो होता है आई होता है वांट ऑफ फैक्टर, आई निकालना है बस। अब आई निकालने के लिए क्या क्या चाहिए भाई, डेल्टा टी बी गिवन होना चाहिए, डेल्टा टी चाहिए, के बी चाहिए, एम चाहिए। देखो के बी तो ये दे रखा और मोलैलिटी ये दे रखी 1 मोलल, यानी कि एम इज इक्वल्स टू तो हो गया 1, और के बी इज इक्वल्स टू ये रहा, के बी इज इक्वल्स टू 0.512। अब चाहिए क्या, डेल्टा टी बी चाहिए। तो मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, देखो पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट
ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 डिग्री होता है। लेकिन जब उसमें कुछ चीज़ मिल जाती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाता है, डेल्टा टी बी, उसमें थोड़ा सा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है भैया, तो यानी कि अब उसका बॉइलिंग पॉइंट है ये बढ़ा हुआ, उसने दे दिया। तो बीपी बॉइलिंग पॉइंट इस टाइम क्या है उसका, 100 माइनस 180 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 100 डिग्री प्लस कितना बढ़ा, वो ये है डेल्टा टी बी, थोड़ा बहुत जो बढ़ता है। डेल्टा टी बी निकाल लो यहाँ से, इसमें से माइनस कर दो, 100 माइनस 180 माइनस 100 क्या आ जाएगा, 0.180। ठीक है, यहाँ पुट कर दो, ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दो, तो ये हो जाएगा 0.180 इज इक्वल्स टू आई, के बी की वैल्यू 0.512 और इनटू में क्या आएगा, एम, मोलैलिटी 1। तो यानी कि आई इज इक्वल्स टू 0.180 अपॉन 0.512। अब ये कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में, कितनी जल्दी तुम कैलकुलेट कर लो, 0.35 आंसर है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कह रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, 3 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चल क्यों नहीं रहा है, अच्छा ठीक है, ब्रुश 3 मार्क्स के लिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।